गुड इवनिंग सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने बीएसटीसी और पीटेट के लिए जो है वो एक इतिहास और कला संस्कृति की सीरीज शुरू की है, जिसके अंदर हमें 30 दिन के अंदर जो है वो अपना पर्टिकुलर जितना महत्वपूर्ण बिंदु है उन सभी के ऊपर चर्चा करनी है। और उसकी अपनी दूसरी क्लास है आज ये। और अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था मेवाड़ का इतिहास। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक कौन सा था? तो टॉपिक था मेवाड़ का इतिहास। हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और इसी कड़ी के अंदर हमने कल बेसिक बातें की थी मेवाड़ की, कि मेवाड़ के अंदर जिले कौन कौन से हैं। तो उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है। मेवाड़ को प्राचीन शिलालेखों में मेदपाट, प्रागवाट और सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। साथ में हमने ये भी बात किया कि मेवाड़ के जो अंदर जिस वंश ने शासन किया था उस वंश का नाम था गुहिल वंश। और अपने राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? तो मेवाड़ है। साथ में मेवाड़ के राजाओं की कुल देवी जिसका नाम बाण माता है, और मेवाड़ के राजाओं की जो आराध्य देवी है जिसका नाम चार भुजा माता है। कुल देवता का नाम एकलिंग नाथ था और मेवाड़ के राजा स्वयं को एकलिंग नाथ जी का दीवान मानते थे। हमने उत्पत्ति के स्रोत में बात किया कि अबुल फजल कहते हैं कि ईरान के राजा नौसेखा के पुत्र आदिल शाह के वंशज हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें क्या बताया है? सूर्यवंशी और विदेशी बताया है। जैन ग्रंथ, जिस जैन ग्रंथ का नाम था स्त्रुंजय महात्म्य, और उस स्त्रुंजय महात्म्य में लिखा है कि वल्लभी गुजरात के राजा शिलादित्य के पुत्र कौन थे? गुहिलादित्य। और गुहिलादित्य जो थे जिन्होंने 565-66 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव रखी, इस बात की जानकारी शामोली अभिलेख से मिलती है जो 646 ईस्वी का है। उसके बाद में हमने देखा कि भुणोत नैन सिंह ने मेवाड़ के राजाओं की कुल 24 शाखा बताई है, और उन 24 शाखाओं में से दो महत्वपूर्ण थी। एक रावल या गुहिल शाखा थी और दूसरी सिसोदिया शाखा थी। और हमने उन सभी राजाओं के नाम जो है वो देखे थे। जैसे सबसे पहले गुहिल आया था, गुहिल के बाद में बप्पा रावल, फिर अलट के बाद में रण सिंह के दो पुत्र क्षेम सिंह और राहप ने सिसोदा गांव बसाया था। क्षेम सिंह के आगे दो पुत्र थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह के बाद जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह और रावल रतन सिंह। सिसोदा गांव में राहब के बाद लक्ष्मण सिंह, फिर अरी सिंह, फिर हमीर, और हमीर के बाद में खेता, लाखा, मुकल, कुंभा, उदा, रायमल और सांगा, रतन सिंह सेकंड, विक्रमादित्य, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, अमर सिंह, करण सिंह, जगत सिंह, राज सिंह, जय सिंह के बाद में अमर सिंह सेकंड और संग्राम सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड, भीम सिंह, सिसोदिया, जवान सिंह, सरदार सिंह, स्वरूप सिंह, शंभू सिंह, सज्जन सिंह, फतेह सिंह। हमने सभी राजाओं का नाम जो है वो पढ़ा था। उसके बाद में हमने पहला राजा गुहिल पढ़ा था कि जिसने 565-66 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव रखी थी। इस बात की जानकारी शामोली अभिलेख से मिलती है। और साथ में गुहिल जो थे, इसे मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष, प्रथम पुरुष कहा जाता है। गुहिल के पिता का नाम शिलादित्य था और माता का नाम पुष्पावती था। और साथ में गुहिल की दाइमा जिसका नाम था कमलावती। साथ में हमने बात किया कि गुहिल का जो राज तिलक था वो उंदरी गांव के बीलों ने किया था, जिसके बाद में गुहिल ने कहा था कि आज के बाद में मैं बीलों से टैक्स नहीं लूँगा। साथ में मेवाड़ का जो झंडा है, जिस झंडे पर लिखा है कि जो दर्द राखे धर्म को तिही राखे करता। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो गुहिल के बाद में राजा बने जिनका नाम बप्पा रावल था, और बप्पा रावल जिसका मूल नाम कालभोज था, और बप्पा इसकी क्या थी? उपाधि थी। और मूल रूप से बप्पा रावल की उपाधियां हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे की थी। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि बप्पा रावल जो थे इनको कवि श्यामल दास और डॉक्टर ओझा ने कहा था कि बप्पा इसका नाम न होकर कालभोज नामक राजा की उपाधि है। साथ में सीवी वैद्य ने इसको चार्ल्स मार्टेल कहा था। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा और कालभोज को दो अलग अलग राजा बताया है। और साथ में एक जो अपना आठपुर या आहड़ अभिलेख आता है जिसमें कहा है कि बप्पा मेवाड़ की मुकुट मणि के समान है। बप्पा प्रारंभ में बिलों के डर से नाइब के जंगलों में हरित ऋषि की गाय चराते थे, और वहीं पर बप्पा ने जुनेद नाम के अरब आक्रमणकारी को परास्त किया, जिसके कारण हरित ऋषि ने इनको बप्पा की उपाधि दी और साथ में राजा होने का इनको कहा था कि बे आपके अंदर मुझे राजा दिखाई दे रहा हूँ। और इन्हीं के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने 734 में मान मौर्य को परास्त करके मेवाड़ यानी चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। इस बात की जानकारी मान मौर्य शिलालेख से मिलती है।
साथ में बप्पा रावल जो थे, इन्होंने चित्तौड़ पर 734 को अधिकार किया था और चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण जो है वो 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा हमने पढ़ा कि बप्पा रावल जो थे, इसने नागदा को राजधानी बनाया था और नागदा में सहस्त्रबाहु शासबाहु मंदिर बनवाया था। कैलाशपुरी में एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया था जो पाशुपात संप्रदाय का मंदिर है। इसके अलावा बप्पा रावल ने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे और मेवाड़ में चांदी के सिक्के गुहिल ने चलाए थे। बप्पा रावल जो थे, इन्होंने अपने गजनी के सलीम को परास्त किया था और साथ में मोहम्मद बिन कासिम को हराकर पाकिस्तान में रावलपिंडी शहर बसाया था। इसके अलावा बप्पा रावल जो थे, इनकी मृत्यु 753 में होती है। इनकी समाधि खुरासान मध्य एशिया में है और छतरी नागदा उदयपुर में है। और हमने पढ़ा था अलट को, और अलट के अंदर हमने पढ़ा कि जो अलट है इनको आलू रावल के नाम से जाना जाता है। और साथ में अलट ने मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत की थी और साथ में इन्होंने आहड़ को राजधानी बनाया था और आहड़ में जगत अंबिका माता और वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। अलट जो थे, इन्होंने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे देखिएगा, अलट के बाद में एक राजा हुए थे और उस राजा का नाम था रणसिंह। अलट के बाद में राजा कौन से बनते हैं? रणसिंह राजा बनते हैं। और मैंने आपको कल बताया था कि रणसिंह के 2 पुत्र थे। एक का नाम तो था क्षेम सिंह, एक का नाम क्षेम सिंह था और दूसरे का नाम था राहब। 2 पुत्र थे रणसिंह के 2 पुत्र, एक का नाम क्षेम सिंह और दूसरे का नाम राहब था। और ये जो राहब है, इसने गांव बसाया था और उस गांव का नाम क्या था? तो उस गांव का नाम था सिसोदा। इसने कौन सा गांव बसाया था? सिसोदा गांव बसाया था। और ये कौन से गांव में चले जाते हैं? तो ये सिसोदा गांव के अंदर चले जाते हैं। इधर क्षेम सिंह जो राजा बने, क्षेम सिंह के आगे 2 पुत्र थे। एक का नाम था सामंत सिंह और एक का नाम था कुमार सिंह। एक का नाम सामंत सिंह था और दूसरे का नाम क्या था? कुमार सिंह। एक का नाम सामंत सिंह और एक का नाम कुमार सिंह था। और सामंत सिंह के समय में कहा जाता है कि अपने नाडोल के एक चौहान राजा हुए थे और उनका नाम था कीर्तिपाल चौहान। और नाडोल के कीर्तिपाल चौहान को मोहनोत नैन सिंह ने कहा था कि तू एक महान राजा। इस नाडोल के कीर्तिपाल ने सामंत सिंह को परास्त करके मेवाड़ पर एक समय के लिए क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। यानी सामंत सिंह हार गए और कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर एक समय के लिए अधिकार कर लिया था। जब इस बात का पता कुमार सिंह को चलता है तो कुमार सिंह जो है वो कीर्तिपाल चौहान को परास्त करके और पुनः जो है वो मेवाड़ पर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। कौन करते हैं? कीर्तिपाल चौहान को हराकर मेवाड़ पर पुनः अधिकार कुमार सिंह के द्वारा किया जाता है। और कुमार सिंह के वंशजों में एक वंशज हुए थे जिनका नाम था जेत्र सिंह। एक राजा हुए थे जिनका नाम था जेत्र सिंह, जिनका समय आता है 1213 से लेकर 1253 तक। 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी तक का समय जेत्र सिंह का आता है। देखो, जब जेत्र सिंह राजा बने तो राजा बनने के बाद में नया नया खून है, नया नया राजा बना है। और राजा बनते बंदा सबसे पहले जो है वो अपने पूर्वजों की हार का बदला लेगा। और पूर्वज कौन? कुमार सिंह। और कुमार सिंह और सामंत सिंह जो थे, इनमें सामंत सिंह किससे परास्त हुए थे? चौहानों से। और चौहान कौन सा? नाडोल के चौहान। अब ये नाडोल के चौहानों से क्या लेगा? बदला लेगा। लेकिन उस समय जो कीर्तिपाल चौहान था वो वापस नाडोल न जाकर जालोर चला गया था और उसने जालोर के अंदर 1181-82 को चौहान वंश की क्या रख दी थी? नींव रख दी थी। तो अब इसका दायित्व यह बनता है कि जालोर के चौहानों को परास्त करके अपने पूर्वजों की हार का क्या ले? बदला ले। जिसके लिए जेत्र सिंह ने सबसे पहले राजा बनते ही किस पर अटैक किया था? जालोर पर। इसने राजा बनते ही सबसे पहले जालोर पर आक्रमण कर दिया और जालोर से क्या लेगा? बदला। और जालोर के इस समय जो राजा थे जिनका नाम था उदय सिंह चौहान। उदय सिंह चौहान जालोर के जो इस समय राजा थे जिनका नाम था उदय सिंह चौहान। जब इसने उदय सिंह चौहान पर आक्रमण किया तो उदय सिंह चौहान कहते हैं कि देखो भाई, हम आपसे लड़ाई करने में सक्षम नहीं हैं, हम आपसे युद्ध नहीं जीत सकते, इसलिए हम आपके साथ में क्या कर लेते हैं? संधि कर लेते हैं, अलायंस कर लेते हैं। तो उदय सिंह जेत्र सिंह के साथ में क्या करते हैं? अलायंस करते हैं। और याद रखना कि हमेशा जब भी कोई 2 पक्षों में लड़ाई होती है और अंततः संधि होती है और उस संधि में जो कमजोर पक्ष होता है वो मजबूत पक्ष वाले के साथ में अपनी बेटी का विवाह करते हैं। और यहाँ पर कमजोर पक्ष उदय सिंह चौहान का है। तो उदय सिंह चौहान जो था, इसने अपनी पौत्री जिसका नाम था रूपादे, इसकी एक पौत्री थी और पौत्री का नाम था रूपादे। और रूपादे जो थी, इसका विवाह जो था वो जेत्र सिंह के पुत्र के साथ में किया था। पुत्र का नाम था तेज सिंह।
जेत्र सिंह के पुत्र का नाम क्या था? तो पुत्र का नाम था तेज सिंह। इसके साथ में क्या कर दिया था? विवाह कर दिया था संधि के अकॉर्डिंग। और तेज सिंह जो थे इसका चौहानों के साथ में बदला पूरा हो जाता है। अब जेत्र सिंह के अंदर आपको ज्यादा लंबी चौड़ी बात याद नहीं रखनी है, आपको एक कोड वर्ड ध्यान रखना है जेत्र सिंह के समय का। और जेत्र सिंह के समय का आपको एक ट्रिक आती है, जेत्र चित्र इत्र इत्र। आपको ये एक ट्रिक याद रखनी है, जेत्र चित्र इत्र। देखो जेत्र से क्या हो जाएगा? जेत्र सिंह। जेत्र से क्या हो जाएगा? जेत्र सिंह हो जाएगा। और इत्र से क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। कहने का मतलब है कि जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य 1227 को एक युद्ध हुआ था। और 1227 को कौन सा युद्ध होता है? भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? भूताला का युद्ध हुआ था। जेत्र सिंह और इल्तुतमिश में 1227 को भूताला का युद्ध हुआ था। यह युद्ध वास्तव में 1221 से 1229 तक चला था, लेकिन इसका बीच का जो सन है वो 1227 जो है इसको आधार मान के चले हैं कि 1227 में भूताला का युद्ध हुआ था। इस भूताला के युद्ध में ऑफकोर्स इल्तुतमिश की क्या होती है? हार। और इल्तुतमिश हार के यहाँ से जब भाग रहे थे तो भागते भागते इल्तुतमिश ने नागदा को नष्ट कर दिया था। इनका सबसे बड़ा प्रशासनिक केंद्र जो था वो था नागदा। इस नागदा को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। कि जब जेत्र सिंह और इल्तुतमिश में 1227 को भूताला का युद्ध हुआ, इस भूताला के युद्ध के अंदर इल्तुतमिश की हार हो जाती है और जो जेत्र सिंह थे इनकी विजय होती है। लेकिन इल्तुतमिश भागता हुआ किसको नष्ट कर देता है? नागदा को, जिसके कारण चित्तर से नई राजधानी किसको बनाया जाता है? चित्तर से नई राजधानी बनाया जाता है चित्तौड़ को। ये भूताला के युद्ध के बाद में जो नई राजधानी बनती है जिसका नाम क्या था? चित्तौड़। कौन सी राजधानी बनी? चित्तौड़ राजधानी बनती है। और इस युद्ध की जो जानकारी है वो कौन से ग्रंथ से मिलती है? जानकारी मिलती है हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन से जानकारी मिलती है, जिसके रचयिता थे जय सिंह सूरी। हमीर मद मर्दन जो ग्रंथ आता है जिससे पता चलता है कि भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश की हार हुई थी और जेत्र सिंह की जीत होती, और जेत्र सिंह ने भूताला विजय के बाद में नई राजधानी किसको बनाया था? चित्तौड़ को। इस बात की जानकारी हमीर मद मर्दन से मिलती है। साथ में जेत्र सिंह के समय में 1248 में नासिरुद्दीन महमूद ने 1248 में नासिरुद्दीन महमूद ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। नासिरुद्दीन महमूद ने किस पर आक्रमण किया था? चित्तौड़ पर असफल आक्रमण किया था। असफल आक्रमण किया था। नासिरुद्दीन महमूद ने चित्तौड़ पर असफल आक्रमण किसके समय में किया था? जेत्र सिंह के समय में, जिनका समय आता है 1213 से लेकर 1253 तक। और जेत्र सिंह के बाद में जो राजा बनते हैं वो इन्हीं के पुत्र राजा बनते हैं, जिनका नाम था तेज सिंह। तो आप इसका पहले फोटो वगैरह खींच लीजिएगा, उसके बाद में हम अगले राजा तेज सिंह के ऊपर बात करते हैं। मिटा देता हूं इसको। अगला राजा आता है तेज सिंह। अगले राजा आते हैं तेज सिंह। तेज सिंह, देखो तेज सिंह जो है सबसे पहले इनका समय 1253 से लेकर 1273 तक हो जाएगा। 1253 से 1273 ईस्वी तक का समय किसका हो जाएगा? तेज सिंह का। तेज सिंह में आपको मेन बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो आप तेज सिंह जो है इसकी उपाधि को ध्यान रखना। और तेज सिंह की उपाधि कौन कौन सी आ जाएगी? तो तेज सिंह की उपाधि जो है ये हो जाएगी, एक तो परम बटारक, परम बटारक। एक हो जाएगी महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, परम बटारक, महाराजा धीराज। और एक हो जाएगी परमेश्वर। तेज सिंह की उपाधियां कौन कौन सी है? एक तो परम बटारक, एक महाराजा धीराज और एक कौन सी? परमेश्वर। ये तीनों उपाधियां किसकी हो जाएगी? तो ये तीनों उपाधियां हो जाएगी तेज सिंह की। एक तेज सिंह की और उपाधि है जिसका नाम है उमापति वारलब्ध। वारलब्ध, उमापति वारलब्ध की उपाधि भी किसकी आती है? तेज सिंह की। परम बटारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर, एक उमापति वारलब्ध, ये सारी की सारी उपाधियां किसकी है? तेज सिंह की है। आगे देखो,
तेज सिंह के समय में 1260 में मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ लिखा गया था। 1260 में मेवाड़ चित्र शैली, मेवाड़ चित्र शैली, मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ लिखा गया था। मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ लिखा गया था और मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम जो चित्रित ग्रंथ तेज सिंह के समय में लिखा गया था उसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है वो किसके समय का है? तेज सिंह के समय का है। कब का है? तो 1260 ईस्वी का है। और इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे कमल चंद्र। कमल चंद्र के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था। और ये कौन से पत्तों पर लिखा गया है? तो ताड़ के पत्तों के ऊपर ये ग्रंथ लिखा गया है। हालांकि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मेवाड़ चित्र शैली का जो सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रंथ जो है ये सुपाशनाहचर्यम है। कौन सा है? सुपाशनाहचर्यम। हीरानंद के द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है सुपाशनाहचर्यम। ये मेवाड़ चित्र शैली का क्या है? सबसे बड़ा ग्रंथ है। और सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसके रचयिता कौन है? कमल चंद्र है। और आपको तेज सिंह में क्या ध्यान रखना है? इसके अलावा आप तेज सिंह में ध्यान रखना कि तेज सिंह की एक पत्नी है जिसका नाम है जेतलदे। पत्नी का नाम क्या है? जेतलदे। और ये जो जेतलदे थी इसने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया था। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया था। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो तेज सिंह की पत्नी जेतलदे के द्वारा श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया गया? चित्तौड़ के अंदर करवाया गया था। एक और बात ध्यान रखना कि तेज सिंह के समय में बलवन जो थे, नासिरुद्दीन बलवन ने असफल आक्रमण किया था। असफल आक्रमण बलवन के द्वारा तेज सिंह के समय में असफल आक्रमण किया जाता है। तो एक तो तेज सिंह की उपाधियां परम बटारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर उमापति वारलब्ध की। एक इनके समय में 1260 में मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी लिखा गया कमल चंद्र के द्वारा। और सबसे बड़ा मेवाड़ चित्र शैली का कौन सा है? सुपाशनाहचर्यम, जो हीरानंद के द्वारा लगभग 1423 से 26 के आसपास लिखा गया है। तेज सिंह की पत्नी जेतलदे ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया था और तेज सिंह के समय में बलवन ने चित्तौड़ पर असफल आक्रमण किया था। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में हम अगले राजा समर सिंह पे बात करते हैं। मिटा दो। हाँ जी, अगला अपना राजा आता है समर सिंह। अगले राजा का नाम आता है समर सिंह। तेज सिंह के बाद में जो राजा बनते हैं जिनका नाम आता है समर सिंह। और समर सिंह जो थे इनका समय कितना हो जाएगा? इनका समय हो जाएगा 1273 से लेकर 1301 तक, और कई किताबों में 1302 भी लिखा है। समर सिंह में आपको एक अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण ध्यान रखना है। समर सिंह के समकालीन जो दिल्ली के राजा थे जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी AK 47 जिनको कहते हैं, उनका एक आक्रमण ध्यान रखना। और वही एक आक्रमण है जिसकी वजह से अपने राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी आक्रमण हुए हैं, अपने राजस्थान में जितने भी साके हुए हैं, वो सारे के सारे साके जो है उनका संबंध उसी एक आक्रमण से है। और वो एक आक्रमण कौन सा था उसकी बात करते हैं। देखो, अपने राजस्थान की आकृति मैंने कहा विषम कोणीय चतुर्भुजाकार यानी कि पतंगाकार आकृति किसकी है? राजस्थान की है। राजस्थान के यहाँ पर दक्षिण में एक जगह है जिसका नाम है गुजरात। कौन सी जगह है? गुजरात। और गुजरात जो है, इस गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में एक मंदिर है जिसका नाम है सोमनाथ मंदिर। गुजरात में कौन सा मंदिर है? सोमनाथ का मंदिर है। और अपने जितने भी मुस्लिम राजा हुए हैं वो सारे के सारे इस सोमनाथ मंदिर को जीतना चाहते हैं। और अगर सभी मुस्लिम राजा सोमनाथ मंदिर को जीतना चाहते हैं तो फिर ये अपना जो अलाउद्दीन खिलजी था ये भी सोमनाथ के मंदिर को जीतना चाहेगा। और अलाउद्दीन खिलजी AK 47 जो थे ये भी सोमनाथ के मंदिर को जीतने का प्रयास करते हैं।
होता क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था ये दिल्ली का राजा था। गुजरात के इस समय जो राजा थे जिनका नाम था करण वाघेला, करण वाघेला, करण वाघेला नाम था। गुजरात के राजा का नाम क्या था? करण वाघेला नाम था। यहां पर अपनी रियासत पड़ती है जिसका नाम क्या था? मेवाड़। कौन सी रियासत है? मेवाड़। और मेवाड़ के इस समय जो राजा है जिनका नाम क्या है? समर सिंह है। मेवाड़ के राजा का नाम क्या है? समर सिंह। और यहाँ जो जालोर है, इस जालोर के राजा का नाम क्या हो जाएगा? तो जालोर के राजा का नाम हो जाएगा कान्हड़देव, कान्हड़देव चौहान। जालोर के राजा का नाम कान्हड़देव चौहान। और यहां पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम आता है रणथंबोर, और रणथंबोर के राजा का नाम था हमीरदेव चौहान। रणथंबोर के राजा का नाम है हमीरदेव चौहान। होता क्या है, अलाउद्दीन खिलजी 1299 में गुजरात अभियान के लिए क्या भेज रहे थे? सेना भेज रहे थे। कब की बात थी? 1299 की। और अलाउद्दीन खिलजी 1299 में गुजरात अभियान के लिए सेना भेजे, तो जिसमें एक तो कौन थे? नुसरत खां, और एक कौन थे? उलुग खां। एक नुसरत खां थे और एक कौन थे? उलुग खां। ये दोनों 1299 में गुजरात अभियान के लिए सेना लेकर जा रहे थे। और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना में 2 सैनिक नए नए और भर्ती हुए थे, जिनमें एक का नाम मीर मोहम्मद शाह था और एक का नाम केहब्रू नाम था। एक का नाम तो था मीर मोहम्मद शाह, एक का नाम मीर मोहम्मद शाह और एक का नाम था केहब्रू। ये दोनों भी अलाउद्दीन खिलजी की सेना में नए नए भर्ती हुए थे। तो मीर मोहम्मद शाह और केहब्रू जो है, ये अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं कि महाराज हम भी आपकी सेना के साथ में गुजरात अभियान के लिए जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भी जा सकते हैं। अब देखो, ये दिल्ली से अगर गुजरात जाएंगे तो कौन से रास्ते से होके जाएंगे? मेवाड़ के रास्ते से। और जब ये मेवाड़ के रास्ते से गए तो कहा जाता है कि समर सिंह का एक कोई सेनापति था जिसका नाम था निम्बा, निम्बा करके कोई सेनापति था। और निम्बा भागकर आता है और समर सिंह को कहता है कि महाराज आपके होते हुए आपके क्षेत्र से कोई सेना जा रही है और आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हो। तो समर सिंह ने कहा भाई ऐसे कौन है जो मेरे क्षेत्र से सेना लेकर जाने? समर सिंह वहां जाकर देखता है तो अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक थे। समर सिंह ने अलाउद्दीन के सैनिकों से कहा कि देखो भाई, आप यहाँ से सेना लेकर नहीं जा सकते। अगर आपको यहाँ से जाना है तो बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि समर सिंह ने यहाँ पर क्या ले लिया था? टैक्स ले लिया था। किससे? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों से। यानी हम कह सकते हैं कि गुजरात से तुर्कों का उद्धार करके तुर्कों को निकालकर गुजरात का उद्धार करने वाला राजा मेवाड़ का कौन सा था? समर सिंह था। जैसे वह सैनिक आगे बढ़े, गुजरात आए, और गुजरात के अंदर कौन सा मंदिर है? सोमनाथ। भाई गुजरात के राजा करण वाघेला को परास्त करके इन्होंने सोमनाथ के मंदिर को जीत लिया। अब जैसे ही सोमनाथ के मंदिर को जीता और मंदिर को लूट कर जब घर जाने की तैयारी कर रहे थे, तब यहाँ पर धन का बंटवारा किया जाए। और जब युद्ध में लूटे हुए माल का बंटवारा किया जाता है तो उसको खम्स कहा जाता है। और जब खम्स का बंटवारा कर रहे थे तभी 2 नए सैनिक थे। ये तो कहते हैं कि धन ज्यादा हम लेकर जाएंगे, और पुराने वाले सैनिक कहते हैं कि धन ज्यादा हम लेकर जाएंगे। और इसी वजह से इनमें आपस में क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है। और जो मीर मोहम्मद शाह और केहब्रू जो थे, इनके पीछे सेना लगा दी नुसरत खां और उलुग खां ने। और ये दोनों भागकर किसकी शरण में आ गए? हमीरदेव चौहान की शरण में आ गए। अब जैसे मीर मोहम्मद शाह और केहब्रू हमीरदेव की शरण में आए तो बचे कौन? नुसरत खां और उलुग खां। ये वापस कौन से रास्ते से जाए? तो इनको लगा कि अगर गुजरात से मेवाड़ के रास्ते से गए तो समर सिंह क्या लेगा? टैक्स लेगा। तो क्यों ना कौन से रास्ते से जाए? जालोर के रास्ते से। और जब ये जालोर के रास्ते से जा रहे थे तो कान्हड़देव चौहान ने इनसे सोमनाथ की मूर्ति को ही छीन लिया। और जब इनसे सोमनाथ की मूर्ति को छीना और उस मूर्ति को छीनकर इनको आगे जाने दिया, बागे बागे अलाउद्दीन खिलजी के पास गए। और अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा भाई यहाँ परडे क्यों रहे हो, क्या बात हुई? बोले महाराज हम जाते टाइम गए थे मेवाड़ के रास्ते से और मेवाड़ के राजा समर सिंह ने हमसे क्या लिया था? टैक्स लिया था। हमारे 2 सैनिक मीर मोहम्मद शाह और केहब्रू जो है वो हमीरदेव की शरण में चले गए। हालांकि यहाँ पर एक और फंडा आता है। कहा जाता है कि हमीरदेव चौहान जो थे, इनकी शरण में गुजरात से भागकर नहीं आए थे ये दोनों सैनिक। तो कहा जाता है कि ये दोनों सैनिक जो है वो मीर मोहम्मद शाह अलाउद्दीन का कोई मित्र हुआ करता था। और अलाउद्दीन
एक दिन दरबार लगाकर बैठा था और मीर मोहम्मद शाह भी उस दरबार में आया था। और मीर मोहम्मद शाह की एक पत्नी थी जिसका नाम था बेगम चिमना। और बेगम चिमना जो थी वो मीर मोहम्मद शाह को ऐसे टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से देख रही थी। और मीर मोहम्मद शाह भी बेगम चिमना को टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से देख रहा था। और दोनों को देखते ही देखते एक दूसरे से क्या हो गया, प्यार हो गया। अब जब दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ तो दोनों बाहर आकर लोन में बैठकर वहां पर बातचीत करने लग जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चलता है तो अलाउद्दीन खिलजी मीर मोहम्मद शाह और चिमना बेगम को ढूंढते ढूंढते उनके पीछे आता है। और जैसे अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आया और अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा दृश्य देखा कि अलाउद्दीन खिलजी हक्का बक्का रह गया। अलाउद्दीन खिलजी बेगम चिमना को कहते हैं कि चिमना, मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। चिमना का प्यार है बावड़ा, तैं तो मैसेज सीन कर करके छोड़ा, रिप्लाई तक कौन दियो, इन तू प्यार क्या तेरे नाम तो वही सवाल है कि बापड़ो कम से कम मैसेज सीन करके जवाब तो दे। अलाउद्दीन खिलजी मीर मोहम्मद शाह से कहता है कि मीर मोहम्मद शाह, तू तो मेरा मित्र है, कम से कम तन्ने तो सोचनी चाहिए। मीर मोहम्मद शाह कहता है कि नहीं अलाउद्दीन, अब ये चिमनी मेरी है। अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आता है। अलाउद्दीन खिलजी मीर मोहम्मद शाह के पीछे सेना लेकर जाता है। और जैसे अलाउद्दीन तलवार लेकर मीर मोहम्मद शाह के पीछे भागने लगा तो मीर मोहम्मद शाह भागता भागता कहता है कि फिलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते, तेरे बिन ही जीना होगा, साथ मर नहीं सकते। सूखे से पत्ते हैं एक टहनी पे लगे, किस्मत तो देखो जड़ नहीं सकते। अलाउद्दीन का रुख, मैं झाड़ छूं तेरा पत्ता। और मीर मोहम्मद शाह भागकर किसकी शरण में आ गया था? हमीरदेव चौहान की शरण में। हालांकि कहा जाता है कि हमीरदेव चौहान जो थे, इनको अलाउद्दीन खिलजी ने एक पत्र भी भेजा था कि हमीरदेव जी, मेरे विद्रोही सैनिक आपकी शरण में आ गए हैं, आप उन्हें हमें वापस सौंप दीजिए। लेकिन हमीरदेव चौहान के लिए कहा जाता है कि हमीरदेव चौहान अगर एक बार हट पकड़ लेते तो वो किसी की नहीं सुनते थे। उनके लिए कहावत है कि सिंह शवन शतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तेरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूसरी बार। कि सिंह शेर एक रास्ते से, जिस रास्ते से गमन कर जाता है उससे दोबारा नहीं जाता है। शतपुरुष वचन की सत्य आदमी अगर एक बार वचन दे देता है तो वो नहीं मुकरता है। कदली फलत एक बार की, केले के वृक्ष के फल एक बार ही लगते हैं, उसके बाद पौधा कोई काम का नहीं रहता। तिरिया तेल हमीर हट, कि तिरिया यानी कि नारी को शादी के समय तेल एक बार ही लगता है। अगर कोई निसर्मी हो गया 15-20 बार लगा ले बा अलग बात है, लेकिन उससे दोबारा तेल जो है वो नहीं चढ़ता है। तेरिया तेल हमीर हट की उसी प्रकार से हमीर देव का हट है कि अगर उन्होंने एक बार कमिटमेंट कर दिया उसके बाद में फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनते हैं। हमीर देव ने वापस सौंपने से क्या कर दिया था, मना कर दिया। तब अलाउद्दीन खिलजी ने एक एक करके सभी पर क्या किया, अटैक किया, जिसमें सबसे पहला 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण होता है, 1303 में मेवाड़ पर आक्रमण होता है और 1311 के अंदर जालोर पर आक्रमण किया था। तो एक एक करके हम बात करते हैं। तो हम मेवाड़ पढ़ रहे तो सबसे पहले मेवाड़ वाले को पढ़ेंगे और मेवाड़ वाला हम रावल रतन सिंह में पढ़ेंगे। तो पहले आप इसका फोटो वगैरह खींच लीजिए, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ, उसके बाद में हम आगे क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। आगे देखिएगा, अगला हमारा राजा आता है जिसका नाम आता है रावल रतन सिंह। आपके एक एक कंसेप्ट को क्लियर करवाने की मेरी गारंटी है। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप क्लास को शेयर कर दिया करो। भाई आप शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हो, ये गलत बात है आपकी। रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह। और रावल रतन सिंह का समय आता है 1301 से लेकर 1303 ईस्वी तक का समय रावल रतन सिंह का आता है। देखो, रावल रतन सिंह की हम बात करें तो मेवाड़ में जब राजा रावल रतन सिंह थे तो रावल रतन सिंह के समकालीन दिल्ली का राजा अलाउद्दीन खिलजी था। दिल्ली का कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। इनके समकालीन दिल्ली में वही राजा थे जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और रावल रतन सिंह के समकालीन एक जगह है जिसका नाम है सिंहल द्वीप।
सिंहल द्वीप, जिसको हम श्रीलंका कहते हैं। और यहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम था गंधर्व सेन, और गंधर्व सेन की जो पत्नी है जिसका नाम था चंपावती। गंधर्व सेन की पत्नी का नाम था चंपावती, और गंधर्व सेन और चंपावती की एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मिनी। पुत्री का नाम था पद्मिनी या पद्मावती, इनकी पुत्री थी। और पद्मिनी या पद्मावती जो है, इसके पास में एक तोता हुआ करता था, और तोता जिसका नाम था हीरामन, जिसको टुहिया तोता हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहा जाता है। होता क्या है, कहते हैं कि एक बार जब रावल रतन सिंह जो है अपने महल में थे, और तभी रावल रतन सिंह की एक और पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम था नागमती। कहानी आपको सारी बताऊंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। और रावल रतन सिंह की पत्नी नागमती श्रृंगार कर रही थी और शीशे के सामने बैठी थी, और तभी रावल रतन सिंह जो है वो पीछे से आ जाते हैं। और जब रावल रतन सिंह पीछे से आया तो उसकी पत्नी नागमती ने पूछा कि पतिदेव मैं कैसी लग रही हूँ। अब मुझे लगता है कि अगर पत्नी अपने पति से पूछती है कि पतिदेव मैं कैसी लग रही हूँ, तो पति कभी ये नहीं कहेगा कि तुमको जी लगे, चाहे पत्नी भूतनी सी क्यों ना हो, तो वो कहेगा बड़ी खूबसूरत लग रही हो, आलिया भट्ट जैसी लग रही हो। और रावल रतन सिंह उस नागमती की प्रशंसा कर देते हैं। तभी कहते हैं कि वो जो तोता था हीरामन, ये गागरोनी तोता है, बोलने वाला तोता है, और ये तोता कोई उड़ते उड़ते चित्तौड़ आ गया था। ज़्यादा कहानियों में घुसने की आवश्यकता नहीं है, आपको पद्मावत मूवी के अंदर भी घुसने की आवश्यकता नहीं है, मेन बातें ध्यान रखो। वो तोता उड़ता उड़ता आया, और उस तोते ने देखा कि यार रावल रतन सिंह जी किस महिला की प्रशंसा कर रहे हैं। और उस तोते ने कहा कि महाराज आप किसकी प्रशंसा कर रहे हो, दुनिया में सबसे खूबसूरत तो कौन है, पद्मिनी है, और आप प्रशंसा किसकी कर रहे हो, इस नागमती की प्रशंसा कर। अब किसी इतने बड़े राजा के सामने अगर किसी दूसरी महिला की प्रशंसा की जाए तो कहीं ना कहीं उस राजा को लगेगा कि यार काश वो मेरी पत्नी हो, और मजनू का मन डोल ही जाता है। रावल रतन सिंह उस तोते को कहते हैं कि क्या तुम मुझे वहां लेकर जा सकते हो। उसने कहा जी महाराज। अब कहते हैं कि रावल रतन सिंह साधु का वेश धारण करके जाते हैं, कहां पर, सिंहल द्वीप। हालांकि अपने को फिल्म में दिखाया गया है कि उसने कोई सिंहल के मोती मांगे थे नागमती ने, और वो सिंहल के मोती लाने के लिए कौन गए थे, रावल रतन सिंह गए थे। और जिस टाइम रावल रतन सिंह सिंहल के मोती लाने के लिए जाते हैं, उस टाइम पद्मिनी शिकार खेलने गई हुई थी, और जंगल के अंदर पत्ते बजने की आवाज आती है। जैसे रावल रतन सिंह वहां से जा रहे हैं तो पत्ते बजने की आवाज आती है। और फिल्म वालों को देखो कितना अच्छे से पता चलता है कि जैसे ही पत्ते बजने की आवाज आई तो पद्मिनी को लगा कि यहां पर जरूर कोई ना कोई क्या होगा, शिकार होगा। और पद्मिनी धनुष लेकर तीर चलाती है, और तीर जाकर सीधा किसको लगता है, रावल रतन सिंह को लगता है। और देखो ताज्जुब की बात, तीर इस साइड में नहीं लगता है, इस साइड में लगता है, यानी जहां पे दिल है उस साइड में क्या लगता है, तीर लगता है। और तभी मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा कि दिल टूटने बाद पता लग गया कि दिल साड़ा खब्बे पासे होता। और जैसे ही उसको तीर जाकर लगा, पद्मिनी ने देखा कि भाई ये तो कोई इंसान है, मैंने तो सोचा कोई शिकार था। और पद्मिनी आती है और उसका तीर निकालती है, और पद्मिनी कहती है कि मैंने ये क्या कर दिया। रावल रतन सिंह कहते हैं कि मैं सिंहल के मोती लाने आया था, और मुझे क्या पता कि मुझे उससे भी अच्छा एक बेहतरीन मोती और मिल जाएगा। और शाम को जब मरम पट्टी करने के लिए उस वेधशाला के अंदर लेकर जाते हैं, तो वहां पर हल्दी लगाने के लिए, खाना देने के लिए कोई और को नहीं, कोई मांगन नहीं, पद्मिनी खुद जाती है। और पद्मिनी वहां पर खुद जाएगी तो दोनों को एक दूसरे से क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। और जब पद्मिनी को पता चला और गंधर्व सेन जी को पता चला कि भाई ये तो मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह है, तो गंधर्व सेन जी कहते हैं कि हमारे बड़े अच्छे भाग है कि हिंदुआ सूरज मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह खुद चलकर हमारे घर आए हैं, इससे अच्छे भाग हमारे क्या ही हो सकते हैं। और गंधर्व सेन जो थे उसने रावल रतन सिंह से पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो रावल रतन सिंह कहते हैं कि पहला तो मैंने एक ही चीज़ चाहिए, वो थे सिंहल के मोती, और लेकिन अब मेरे को दो चाहिए, एक सिंहल के मोती चाहिए और साथ में मैं आपकी बेटी पद्मिनी से शादी करना चाहता हूँ। गंधर्व सेन जी मान जाते हैं दोनों ही बातों के लिए, बोल डन। अब रावल रतन सिंह की शादी किसके साथ हो गई, पद्मिनी के साथ। जब रावल रतन सिंह की शादी पद्मिनी के साथ होती है, और पद्मिनी जब रावल रतन सिंह के घर आती है, कहा जाता है कि पद्मिनी इतनी खूबसूरत थी
कि जब वो पानी पीती तब उसके गले से पानी दिखाई देता था। हालांकि मुझे लगता है कि कोई महिला इतनी फुटरी नहीं हो सकती कि जब वो पानी पिए तो उसके गले से पानी दिखाई दे, लेकिन पद्मिनी के लिए ऐसा कहा जाता है। अब जब पद्मिनी इतनी खूबसूरत थी तो पूरे के पूरे मोहल्ले के अंदर, गांव के अंदर चर्चा हो गई कि भाई रावल रतन सिंह की पत्नी बेहद ही खूबसूरत है। अब मोहल्ले में चर्चा होगी तो घर में तो ऑफकोर्स होगी। और रावल रतन सिंह के दरबार में एक तांत्रिक रहा करता था और उस तांत्रिक का नाम था राघव चेतन। और राघव चेतन की जब नजर पद्मिनी पर पड़ती है तो रावल रतन सिंह की पत्नी कौन बन गई? पद्मिनी बन गई। और जब राघव चेतन की नजर पद्मिनी पर पड़ी तो राघव चेतन तांत्रिक था और तांत्रिक का काम होता है डोरे करना, लेकिन अब ये डोरे पुठे करने लगा। और किसके ऊपर? पद्मिनी के ऊपर। पद्मिनी ने रावल रतन सिंह को कहा कि महाराज मुझे ना आपका ये तांत्रिक ठीक नहीं लग रहा है, इसकी निगाहें मुझे ठीक नहीं लग रही है। रावल रतन सिंह पद्मिनी को कहते कि तू बावली होगी के, ओ बापड़ो बुढ़ो आदमी के देखे तेरे का। पद्मिनी कहती है कि महाराज अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप खुद देख लीजिए। और वास्तव में राघव चेतन की निगाहें पद्मिनी के प्रति ठीक नहीं थी। तब रावल रतन सिंह ने राघव चेतन जो था उसको जेल में डालने का आदेश दे दिया था। लेकिन ऊपर खड़ी पद्मिनी कहती है कि जब जिसकी मिट्टी में मिलावट हो जाए उसको जेल में नहीं, उसको देश से निकाल देना चाहिए। और पद्मिनी के कहने पर रावल रतन सिंह राघव चेतन को राज्य से निकाल देते हैं। राघव चेतन उस टाइम बड़ा रोया था कि रावल रतन सिंह तू पहले मेरा कितना अच्छा मित्र हुआ करता था और आज जिंदगी में लड़की क्या आई, लड़की आते ही बदल गया। मुझे लगता है रावल रतन सिंह ने कहा दे बार, इसको निकाल दे बार। और रावल रतन सिंह जो था इसने राघव चेतन को राज्य से निकाल दिया। और राघव चेतन सीधा किसके पास में जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के पास में। और राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी को जाकर कहते हैं कि अलाउद्दीन तू तो लड़ी खोटी है। बोले कैसे? कि दुनिया में सबसे खूबसूरत पत्नी किसकी है? रावल रतन सिंह की है। अलाउद्दीन कहता है भी वो तो बहुत अच्छी बात है, अगले की किस्मत है, भी पत्नी सुनी है तो भी मैं मेरो के दोष है। राघव चेतन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि दुनिया में सबसे खूबसूरत पत्नी किसकी है? रावल रतन सिंह की है। और अगर याद नहीं आ रहा तो 1299 में जब तुमने गुजरात अभियान के लिए सेना भेजी थी उस टाइम तुम्हारी सेना से टैक्स किसने लिया था? अलाउद्दीन का बस याद आयो, अब मामलों में आप ही सलटा देंगे। अलाउद्दीन खिलजी एक पत्र मंगवाता है और रावल रतन सिंह को पत्र लिखते हैं कि रावल रतन सिंह जी, मैं अलाउद्दीन खिलजी मैं चित्तौड़ पे आक्रमण करूंगा। किस बात के लिए? कि भाई आपके पूर्वजों ने 1299 में मेरी गुजरात अभियान के लिए जा रही सेना से क्या लिया था? टैक्स लिया था। और बदला लेने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? आक्रमण। अगर आप चित्तौड़ को आक्रमण से बचाना चाहते हो तो पद्मिनी को हमें सौंप दो। अब इया कोई लुगाई मांगे लुगाई दे देगा। रावल रतन सिंह पत्र को पढ़ के रिप्लाई देते हैं कि काल कर तो आज ही आक्रमण करते, पद्मिनी आज मिले न कल। राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को समझाया कि अलाउद्दीन वास्तव लड़ी तू बोले को बोलो ही रह गयो किया। बोल इया लुगाई मांगे कोई लुगाई थोड़ी दे। बोल तो बोल कुछ लॉजिकल तरीके से मांगो। अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को दोबारा पत्र लिखा और अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह को कहते हैं कि देखिए, हम सिर्फ पद्मिनी को देखना चाहते हैं। हमने आपकी पत्नी के बड़े किस्से सुने हैं, हम सिर्फ आपकी पत्नी को देखना चाहते हैं, हम उसके दर्शनाभिलाषी हैं। रावल रतन सिंह के सैनिकों ने, सामंतों ने, मुझे लगता है यही कहा होगा कि महाराज जब ये कुंवारी थी, गलियों में फिरती थी तो सभी ने देखा, अब अगर कोई घरे आगे देख जी तो क्या बिगड़ जी। तो बोल ठीक है। रावल रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि हम आपको पद्मिनी को दिखा देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोल क्या? कि शर्त यह है कि जब पद्मिनी महल की सीढ़ियों से नीचे उतरेगी तब उसकी परछाई पद्मला तालाब में गिरेगी। उस परछाई को हम आपको शीशे के माध्यम से दिखा देंगे, सीधा नहीं दिखाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि आप दिखाओ तो सही। उसने कहा ठीक है। अब जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को देखने के लिए दिल्ली से चित्तौड़ की तरफ रवाना हो रहे थे, तभी अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी चिमना अलाउद्दीन को रोकने का प्रयास कर रही है। और चिमना बेगम अलाउद्दीन खिलजी को कहती है कि महाराज, मुझ में ऐसी क्या कमी है जो आप मुझे छोड़कर किसी दूसरी के पास में जा रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी
चिमना की तरफ देखकर कहता है, तुम बोल रही हो ये बात, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तू खुद वो है जिसको मैंने जाते जाते बड़े मुश्किल से रोका था। मुझे लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चिमना को रिप्लाई दिया होगा कि हम भी तुम्हें सताने पे उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा, कि हम भी तुम्हें सताने पे उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा, करते फिर रहे हो हमें महफिल में बदनाम, कि करते फिर रहे हो हमें महफिल में बदनाम, अगर हम सच बताने पे उतर आए तो क्या होगा। अलाउद्दीन खिलजी चिमना को रोक के यहाँ से जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही चित्तौड़ पहुंचे तो रावल रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए दावत तैयार कर रखी थी कि महाराज आप आए हो, खाना खाए बगैर नहीं जाना। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि रोटी तुम्हारा घरे घड़ी है, हम यहाँ पे खाना खाने के लिए नहीं आए हैं, जिस काम के लिए आए हैं उस काम को कीजिएगा, उस प्रतियोगिता को आप करवाइएगा। और कहते हैं कि जैसे ही पद्मिनी उन सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतरती है तो उसकी परछाई तब पद्मला तालाब में गिरती है, और जब पद्मिनी की परछाई पद्मला तालाब में गिरी उसको शीशे के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया जाता है। और जब अलाउद्दीन ने पद्मिनी का चेहरा देखा शीशे के अंदर, और अलाउद्दीन खिलजी देखते ही हक्का भक्का रह गया। और अलाउद्दीन खिलजी कहता है, सुभान अल्लाह, बेहद ही खूबसूरत, कि मैंने अपनी लाइफ में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी है। और अलाउद्दीन खिलजी के मुंह से निकल जाता है कि देखती हो तुम मुझे तो शर्मा के मुंह फेर लेता हूँ, कि देखती हो तुम मुझे तो शर्मा के मुंह फेर लेता हूँ, जुल्फे तो छू नहीं सकता पर दाढ़ी में हाथ फेर लेता हूँ, जोर कौन चला बाकी फूट रही तो तू बहुत है। अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह को कहते हैं कि बड़े किस्मत वाले हो, बड़ी खूबसूरत पत्नी मिली है। अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह को कहते हैं कि अब आप मुझे गेट तक विदा करके आइए। और अपने राजस्थान का ये सिद्धांत रहा है कि जब भी हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम उसको गेट तक विदा करके आते हैं। और जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी को रावल रतन सिंह गेट तक विदा करने के लिए जाते हैं और बाहर अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक जो थे वो गेट के बाहर खड़े थे। और जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने रावल रतन सिंह को देखा तो वहीं से रावल रतन सिंह को बंदी बनाकर कहाँ लेकर जाते हैं, तो वहीं से बंदी बनाकर चित्तौड़ से दिल्ली लेकर जाते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक जो थे ये रावल रतन सिंह को बंदी बनाकर दिल्ली ले गए, और वहां से अलाउद्दीन खिलजी अब पद्मिनी के पास में पत्र भेजेंगे कि पद्मिनी, अगर रावल रतन सिंह जिंदा चाहिए तो हवेली पर आना पड़ेगा। और आज पद्मिनी हवेली पर नहीं आएगी, इसलिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। और कैसे पद्मिनी रावल रतन सिंह को छुड़ाने के लिए दिल्ली जाती है, इस बात को देखने के लिए देखिएगा अगला पार्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।